हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रेगिस्तान में जीवन। आज हम जानेंगे कि रेगिस्तान किसे कहते हैं, क्योंकि रेतीले इलाकों को भी रेगिस्तान कहते हैं और जहां बर्फ पड़ी रहती है उन क्षेत्रों को भी रेगिस्तान कहते हैं। तो ये क्या चीज है, जानेंगे इस लेक्चर में। साथ ही हम कवर करेंगे रेगिस्तानों के प्रकारों के बारे में कि दुनिया में कितने प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, और फाइनली कवर करेंगे सहारा मरुस्थल और लद्दाख मरुस्थलों के बारे में कि वहां पर जीवन की दशाएं किस प्रकार मौजूद हैं। तो बने रहिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जंगवान और आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे रेगिस्तान के बारे में कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। रेगिस्तान को हिंदी में मरुस्थल या विवान कहते हैं। यह एक ऐसा शुष्क क्षेत्र होता है जहां बारिश बहुत ही कम या लगभग नहीं के बराबर होती है, जिस कारण यह वनस्पति न्यून क्षेत्र होता है। अब देखो, अगर बारिश ही नहीं होगी या कम होगी तो इसका असर किस पर होगा? वहां की वनस्पतियों पर। अब या तो वहां वनस्पतियां होंगी ही नहीं, या अगर होंगी तो फिर ऐसी होंगी जो कम वर्षा में भी जीवित रह सके। तो रेगिस्तान में बारिश की कमी के कारण वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं, या फिर बहुत ही अलग प्रकार की वनस्पतियां वहां पर पाई जाती हैं, तो इसे रेगिस्तान कहते हैं। अब बात करते हैं रेगिस्तानों के प्रकार की। तो देखिए, वर्षा की मात्रा और तापमान की दशाओं के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पर है उष्ण या उपोष्ण मरुस्थल और दूसरे नंबर पर है शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थलों में दिन में तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, जबकि रात में 5 डिग्री के आसपास तक चला जाता है। तो इस प्रकार से दैनिक तापांतर बहुत अधिक ज्यादा रहता है। वहीं शीत मरुस्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान 0 डिग्री के आसपास ही रहता है दिन में, और रात में -30 डिग्री तक चला जाता है। उष्ण मरुस्थलों में वर्षा साल भर में 250 मिलीमीटर से कम होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जबकि शीत मरुस्थलों में वार्षिक वर्षा 100 मिलीमीटर से कम होती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो अब एक नजर डालते हैं कि दुनिया भर में इस प्रकार के रेगिस्तान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उष्ण मरुस्थलों की। तो उष्ण मरुस्थलों में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। इसके बाद सऊदी अरब में अरेबियन डेजर्ट, भारत में मौजूद थार डेजर्ट, चिली की सीमा पर स्थित अटाकामा मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर मौजूद नामीबिया मरुस्थल और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये सभी उष्ण मरुस्थलों के उदाहरण हैं। जबकि शीतोष्ण मरुस्थलों के अंतर्गत आते हैं गोबी का मरुस्थल जो कि मंगोलिया में स्थित है, लद्दाख का मरुस्थल जिसके बारे में हम आज पढ़ने जाएंगे, और अर्जेंटीना में मौजूद पैटागोनियम मरुस्थल। ये सभी शीत मरुस्थल के उदाहरण हैं। इसके अलावा आर्कटिक और अंटार्कटिक ये दोनों ही पोलर डेजर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सहारा मरुस्थल की। देखिए, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक्चुअल में सहारा शब्द अरबी भाषा के सहरा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा मरुस्थल। ये देखिए, सहारा मरुस्थल की लोकेशन कहां पर स्थित है। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और यह अफ्रीका महाद्वीप के इस उत्तरी भूभाग में स्थित है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि पूरी अफ्रीका महाद्वीप के 31% भूभाग को कवर करता है सहारा मरुस्थल। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में लगभग 11 देशों में फैला हुआ है, जिसमें शामिल है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया, पश्चिमी सहारा और मिस्र। ये इतना बड़ा एरिया है जितना लगभग यूरोप का। और अगर भारत की बात करें तो भारत के दुगने से ज्यादा का एरिया है इसका। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में मौजूद है सहेल पट्टी। देखिए, जो ये मरुस्थल का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये पूरा का पूरा सहेल पट्टी के से घिरा हुआ है। एक्चुअली ये सहेल पट्टी सहारा मरुस्थल को अफ्रीका के बाकी देशों से अलग करती है। ये सहेल पट्टी क्या होती है? सहेल पट्टी लगभग 3862 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जो सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से अलग करता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, जो ये सहारा मरुस्थल का दक्षिणी भाग है, यह किस पट्टी के द्वारा अलग होता है? तो यह पट्टी है सहेल पट्टी। जैसा कि अभी बताया कि सहारा मरुस्थल उष्ण प्रकार का मरुस्थल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ केवल रेत ही रेत है। ठीक है, यहाँ पर बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये पठार कुछ स्थानों पर 2500 मीटर की ऊंचाई तक भी पाए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सहारा मरुस्थल आज जितना सूखा है, एक समय में पूर्ण रूप से हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर नदियां और मगरमच्छ पाए जाते थे, और यहाँ पर हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे।
परंतु जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत ही गर्म और शुष्क क्षेत्र में बदल दिया। अब बात करते हैं सारा मरुस्थल की जलवायु के बारे में। सारा मरुस्थल की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। जैसा कि अभी बताया कि यह क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है। और उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक पाए जाते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इसीलिए यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पर बारिश बहुत ही कम और अलग अलग प्राप्त होती है। मतलब इस रेगिस्तान के उत्तर फ्रिंज में भूमध्य सागर के प्रभाव के कारण बारिश होती है, जबकि सहारा मरुस्थल के दक्षिण में जो ये साहिल सीमा मौजूद है, तो साहिल के साथ दक्षिण सीमा पर दक्षिण से ITCZ, ये क्या चीज है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये पेटी जब दक्षिण से उत्तर की ओर मूव करती है तो इस क्षेत्र में यहाँ पर बारिश कर बैठती है। ठीक है, बाकी जो ये बीच का क्षेत्र है यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। तो देखा आपने, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम प्राप्त होती है और अलग अलग प्राप्त होती है। यहाँ पर दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। दिन में तापमान जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। जबकि रात में जो पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, मतलब दिन भर में जितनी भी ऊष्मा धरती ने प्राप्त की है वो रात में पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष की ओर चली जाती हैं। तो रात में पार्थिव विकिरण बहुत तीव्र गति से होने के कारण यहाँ की रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। तो देखा आपने, जो टेम्परेचर का डेली रेंज है, दैनिक तापांतर जो है यहाँ पर बहुत अधिक है, दिन में 50 डिग्री तक और रात में 0 डिग्री तक। अब बात करते हैं यहाँ की वनस्पतियों के बारे में। देखिए, सहारा में बारिश की मात्रा के आधार पर 3 क्षेत्र हैं। उत्तरी क्षेत्र जो कि भूमध्य रेखा के पास में है, मध्य का क्षेत्र और दक्षिण का क्षेत्र जो कि साहिल सीमा पर, जैसा कि बताया, ITCZ के कारण बारिश होती है। तो 3 क्षेत्र है, बारिश की मात्रा के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके साथ ही 2 संक्रमणकालीन क्षेत्र हैं। पहला है भूमध्य सहारा संक्रमण क्षेत्र और दूसरा है साहिल संक्रमण क्षेत्र। जैसा कि अभी बताया कि भूमध्य सागर के कारण यहाँ पर बारिश होती है और ITCZ के कारण इस क्षेत्र में बारिश होती है। तो ये संक्रमणकालीन क्षेत्र है। बारिश की मात्रा के हिसाब से यहाँ पर 2800 संवहनी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाए जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है उसमें शामिल है मरुद्यान, ओसिस। किसे कहते हैं ओसिस? रेगिस्तान में पौने बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। वे अपरदन के प्रमुख कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपरदन का प्रमुख कारक कौन होता है? पवनें। जब पवनें बहती हैं तो वह अपने साथ रेत उड़ाकर ले जाती हैं। इससे क्या होता है? इससे कुछ जगहों पर रेत के टीले बन जाते हैं और कुछ जगहों पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें गर्त कहते हैं। तो होता क्या है, जब पवनें बहती हैं तो वो कुछ स्थानों पर रेत के टीले जमा कर लेती हैं और जिन स्थानों से वो रेत को हटाती हैं उन स्थानों पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं। तो इन इलाकों को गर्त कहा जाता है और इसे रेत का टीला कहते हैं। तो जहां कहीं भी गर्त के पास भूमिगत जल सतह पर आ जाता है तो उसे मरुद्यान कहते हैं। तो ये जो विशाल गर्त है, जहां कहीं भी इन गर्त के पास में अगर कहीं पर भूमिगत जल मौजूद होता है, कहीं पर भूमिगत जल मौजूद होता है तो वो सतह पर आ जाता है। तो सतह पर आने के कारण इस क्षेत्र को ही ओसिस कहते हैं। बेसिकली मरुस्थल के बीच में ये एक छोटा सा तालाब हो जाता है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस प्रकार मरुस्थल के बीच में पानी का विशाल क्षेत्र मौजूद होता है। तो यह क्षेत्र मरुद्यान कहलाता है, ओसिस। इस जल के कारण यहाँ पर खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाई जाती हैं और इसी के आसपास बस्तियां भी विकसित होने लगती हैं। वैसे तो ये मरुद्यान छोटे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप ये मरुद्यान बहुत अधिक बड़े हो जाते हैं। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मरुद्यान सऊदी अरब में स्थित अल अहसा है। यह लगभग 85.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब बात करते हैं सारा मरुस्थल में जीव किस प्रकार हैं। जीवों में यहाँ पर चीते की प्रजाति प्रमुख है। सहारा चीता, जिसे उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी चीता भी कहते हैं, यह अल्जीरिया, टोगो, नाइजर, माली, बेनिन और बुर्किना फासो में रहता है। अन्य जानवरों में यहाँ पर मॉनिटर छिपकली, हाइरेक्स, रेत वाइपर और अफ्रीकी जंगली कुत्तों की प्रजातियां मौजूद होती हैं। ड्रमडेड्री ऊंट और बकरियां जो आमतौर पर सहारा में पाए जाते हैं, यहाँ के पालतू जानवर हैं। अब बात करते हैं सहारा मरुस्थल की जनजातियों के बारे में। सहारा मरुस्थल में 2 जनजातियां प्रमुख रूप से शामिल हैं, बेदुइन और तुआरेग। ये दोनों ही खानाबदोश जनजातियां हैं। ये भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़े पालते हैं क्योंकि इन जानवरों से इन्हें दूध प्राप्त होता है, जबकि इनकी खाल से जूते, पेटी और पानी की बोतलें बनाई जाती हैं। पशुओं के बालों से चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाए जाते हैं।
सहारा मरुस्थल की फसलें, वैसे तो हम जानते हैं कि मरुस्थल में ज्यादा फसलें नहीं होती हैं, लेकिन मरुद्यान जहां पर मौजूद होता है वहां पर खजूर, चावल, गेहूं, जौ और सेम उगाई जाती हैं। मिस्र की कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खनिज, सहारा मरुस्थल में खनिज तेल, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। देखिए, लद्दाख अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाए गए। और वास्तव में लद्दाख का यह क्षेत्र ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, हिमालय की तीन बड़ी श्रेणियां हैं: वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। तो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर मौजूद है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणियों के बीच में फैला हुआ है लद्दाख का क्षेत्र, जो कि ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। अब ठंडा रेगिस्तान क्या होता है? देखिए, ठंडा इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। दूसरा, यहाँ की ऊंचाई 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक पाई जाती है। इसीलिए इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु बहुत अधिक ठंडी होती है। गर्मियों में दिन का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ही कुछ अधिक रहता है और रात में -30 डिग्री तक चला जाता है। जबकि शीत ऋतु में तो यह पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और तापमान हर समय -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है। इसीलिए यह क्षेत्र बहुत अधिक ठंडा है। लेकिन इतने ठंड के बावजूद भी यह क्षेत्र रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र वृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है और वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए समझते हैं। हिमालय की तीन बड़ी श्रेणियां हैं: वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणियां। तो भारत में जब मानसून आता है तो मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर आता है और उत्तर में हिमालय की ये पर्वत श्रेणियां इस मानसून को रोककर इसे वापस भारत की ओर मोड़ देते हैं। तो इस हिमालय पर्वत का भारत में मानसूनी वर्षा करवाने का बड़ा योगदान है। लेकिन इसमें वृहद हिमालय की जो श्रेणी है वो सबसे अधिक ऊंची है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर तक है। और इस वृहद हिमालय के उत्तर में भी जो श्रेणियां मौजूद हैं उसे हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें शामिल है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और इस ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई है 3000 मीटर। तो अब इसे यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए शिवालिक की श्रेणी है, ये आपका लघु हिमालय है और ये वृहद हिमालय है। और इस वृहद हिमालय के उत्तर में जो श्रेणियां मौजूद हैं उसे ही हम ट्रांस हिमालय की श्रेणियां कहते हैं। ये ट्रांस हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है। ये आपका वृहद हिमालय। तो जब दक्षिण से मानसूनी पवनें आती हैं तो वृहद हिमालय इन मानसूनी पवनों को रोककर इसे वापस भारत की ओर भेज देता है, जिसके कारण वृहद हिमालय के दक्षिणी हिस्सों में तो बारिश पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। लेकिन जब ये पवनें उत्तर की ओर बढ़ती हैं तो ये पवनें बहुत ही ठंडी होती हैं और बहुत ही शुष्क होती हैं। तो इन ठंडी पवनों से यहाँ के तापमान में गिरावट तो होती है, लेकिन बारिश नहीं हो पाती। तो पर्वतों के ऐसे विमुख ढाल को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ये हमने पहले भी एक दो वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र पर्वतों के विमुख ढाल को कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लद्दाख में बारिश नहीं होती है। मात्र 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बारिश होती है। और इतनी कम मात्रा में बारिश होने के कारण, या यूं कहें कि बारिश न होने के कारण, यह इलाका वनस्पति शून्य रहता है, ठीक है। इसीलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। मतलब यहाँ पे तापमान ठंडा तो है लेकिन रेगिस्तान है। और रेगिस्तान की क्या परिभाषा बताई थी कि जहां पर बारिश की कमी की वजह से वनस्पति नहीं हो पाती है या वनस्पति बहुत ही कम हो पाती है, तो ऐसे क्षेत्रों को रेगिस्तान कहते हैं। और यहाँ पे तापमान कम है तो इसलिए ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि यहाँ की वनस्पतियां किस प्रकार की हैं। तो वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विरल है। यहाँ पर जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियां मिल पाती हैं। घाटियों में यहाँ पर विलो और पॉपुलर के वन मिलते हैं, जबकि छोटी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सेब, खुमानी और अखरोट मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के जीव जंतुओं की। लद्दाख में पक्षियों की अनेक प्रजातियां नजर आती हैं, जिसमें शामिल है रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हो। पशुओं में यहाँ पर जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। पशुओं से दूध, मांस और खाल प्राप्त किया जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने में प्रयोग किया जाता है, जबकि भेड़ बकरी के बालों से
यहाँ पर ऊनी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं लद्दाख के निवासियों के बारे में। लद्दाख के लोग तिब्बती और मध्य एशिया के निवासियों से समानता रखते हैं। ये लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। यहाँ पर अनेक बौद्ध मठ भी पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं हेमिस, थिक्से, शे और लामयुरु। लद्दाख के लोगों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ के पर्यटन के लिए आते हैं, फिर चाहे इसमें गोम्पा दर्शन हो या फिर घास के मैदानों और ग्लेशियर्स की सैर करना हो और उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना हो, तो ये सभी यहाँ के पर्यटन के प्रमुख आकर्षण हैं। प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बनाए रखें, यह हमें लद्दाख के निवासियों से सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पानी और ईंधन की अत्यधिक कमी के बावजूद भी यहाँ के लोग इसका बहुत ही मितव्ययता से उपयोग करते हैं। ये कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। मतलब मितव्ययता का मतलब है वे इसे बेकार नहीं जाने देते। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि रेगिस्तान किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।